वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है गाइस 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हम सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। तो यदि कोई भी आपके पहचान में है या आप खुद भी यदि इन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप अपने स्टेट बोर्ड के कोर्सेज यहां से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ऑफिशियल चैनल से ग्रैब कर सकते हो, राइट। और इवन स्टूडेंट्स, हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अवेल करना है तो बस आपको जाना कहाँ है, नीचे जाना है भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसको जाके क्लिक करोगे तो आप ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो अपनी लर्निंग को इनहांस एंड इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि भाई इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आप लोगों को क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। इवन आपको हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, ओके। जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, वहां से आप अपने हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जल्दी से आ जाइए सेशन को फटाफट से क्या करना है, लाइक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि यदि मैं चैनल के बारे में कहूं तो भाई नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अलॉन्ग विद काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर वाइज काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, इवन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कहीं कोई आपको सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, केवल और केवल चैनल सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं फटाफट से हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। इसके अलावा आज की क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो फटाफट से स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए गाइज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फाइनली वो दिन आ चुका है, या फाइनली वो सेशन या वो क्लास आपकी आ चुकी है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि मुझे पता है भाई बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको हमेशा कंफ्यूजन रहती है, रिजर्व और प्रोविजन मैम एक ही तो होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस थोड़ी होता है। तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप भी ऐसे ही सोच रहे हो कि दोनों एक ही हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। पहली बात तो देखो, डायरेक्टली डिफरेंस पढ़ने मत आना मुझसे, है ना। डायरेक्टली डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है, पहले आपको सेपरेट प्रोविजन का पूरा मीनिंग और कॉन्सेप्ट जानना है। उसके बाद आपको रिजर्व का पूरा मीनिंग और कॉन्सेप्ट जानना है, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बना चुकी हूँ। मतलब उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, पहले ही हमने वो क्लास मतलब क्लास हमने ले चुकी हूँ उस चीज की, जहां पर मैंने आपको प्रोविजन अलग से समझाया है, रिजर्व अलग से समझाया है। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम वो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप वो क्लासेस अटेंड करके फिर डिफरेंस देखने आए हो तो फिर सही है, क्योंकि डायरेक्टली यदि डिफरेंस देखने आओगे तो और कंफ्यूजन में चले जाओगे। इसलिए किसी भी चीज का यदि डिफरेंस जानना है ना, तो पहले उनको सेपरेट उनका मीनिंग को अच्छे से डिस्कस करो, मीनिंग को पहले पहचानो, उनके कॉन्सेप्ट को पहले पहचानो, उसके बाद उसके डिफरेंस को जानो, है ना। डायरेक्टली डिफरेंस पे आओगे तो भैया फिर तो खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए खिचड़ी ना पके, इसलिए पहले अच्छे से दोनों को सेपरेट दोनों को समझो, फिर उनमें कंपैरिजन करके फिर आज हम उसको डिफरेंस में समझने वाले हैं, राइट। तो आप लोगों को फिर से बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि यदि प्रोविजन और रिजर्व के सेपरेट वीडियोस जो मैंने बनाए थे, यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, सो गाइज आपको पहले वो देखना चाहिए। क्योंकि वहां पर मैंने आपको बिजनेस के एग्जाम्पल दे देकर, इवन आपके घर के डेली लाइफ के आपको एग्जाम्पल दे देके मैंने आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करे थे। इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, सोचते हैं ये तो एक ही है, पर एक नहीं है भैया, अलग है। तो आज वही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसका मीनिंग वगैरह हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल, वो भी अकाउंट्स की भी एग्जांपल और घर के भी मैंने आप लोगों को आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल देके आप लोगों को ये चीजें समझाई थी। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। इनमें डिफरेंस क्या है, आज हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कई बार पूछा जाता है,
ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो आ जाइए गाइस, देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट, चलिए तो एक टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम रिजर्व और प्रोविजन में फर्क देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इनके सेपरेट वीडियोस देखे होंगे जहां पे मैंने आपको ये दोनों चीजें सेपरेटली इनके मीनिंग, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें बताई थी विद एग्जाम्पल। चलो, तो यदि देखकर आए हो तो फिर आ जाओ, बढ़िया से आज का सेशन आप ही लोगों के लिए है जहां पर हम दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला है आपका नेचर। यदि हम नेचर के बेसिस पे देखें तो जो रिजर्व है आपका, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब हो गया कि रिजर्व केवल तभी बनेगा जब आपको प्रॉफिट होगा। यदि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आप रिजर्व नहीं बनाओगे, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट के हिस्से से ही बनता है, प्रॉफिट के पार्ट से ही आप रिजर्व क्रिएट करते हो। क्लियर हुआ? यदि लॉस है तो क्या ही करोगे फिर? लॉस है तो कोई रिजर्व नहीं बनेगा, कोई चांस ही नहीं है कि आप रिजर्व बना दो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि प्रॉफिट है देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रिएट द रिजर्व, अदरवाइज नो रिजर्व कैन बी क्रिएटेड इन केस इफ यू आर हैविंग लॉस। क्लियर? समझ आया? जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है कि यदि प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा। लेकिन यदि मैं प्रोविजन की बात करूं तो भैया ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपको 12th में भी है ये टॉपिक, मैंने अभी 12th के स्टूडेंट्स को भी थोड़े दिन पहले ये पढ़ाया हुआ था। और ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंने आपको पहले भी आपको भी पढ़ाया है और 12th में भी है ये आपका, है ना। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब यदि प्रॉफिट है तो ये होगा, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा। समझ आया? ये पहला डिफरेंस है। क्या? कि यदि प्रॉफिट है तो रिजर्व बनाओ, और यदि प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, कोई भी केस हो, प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा, वो नहीं रुक सकता। पहला इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। राइट, तो याद रखना, यदि प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा, और यदि प्रॉफिट भी है और यदि लॉस भी है ना तो भी प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोविजन जिन चीजों के लिए बना रहे हो उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोविजन बन रहा है उन एक्सपेंसेस के लिए, उन लॉसेस के लिए जिन्हें आप इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टैक्स देना है, टैक्स देने के लिए आपने प्रोविजन बनाया है, तो भले प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। राइट, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस टैक्स का प्रोविजन बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। राइट, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो टैक्स तो देना ही है, इसीलिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाएंगे। तो ये आपका सबसे पहला डिफरेंस हो गया। समझ आया सभी को? चलिए, फिर आपका दूसरा डिफरेंस है किसके बेसिस पे? पर्पस के बेसिस पे। पर्पस क्या है? पर्पस मतलब इसको हम बना क्यों रहे, व्हाट इज द पर्पस? तो यदि हम रिजर्व की बात करें, सो इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सीन लायबिलिटीज और लॉस। क्या मतलब हो गया कि भैया जो हम रिजर्व बनाते हैं ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए बनाते हैं कि कल को यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई एकदम अनसर्टेन वाली, कोई रिस्क वाली, जिसमें हमको पहले से रिस्क लग रहा था और एकदम से अनसर्टेनिटी के साथ कोई बड़ा कुछ ऐसा हो गया, कोई लॉस हो गया या कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसमें हमें चाहिए पैसा, और एकदम से यदि वो पैसा हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पहले से इसलिए स्ट्रॉन्ग करके रख रहे हैं, इसलिए पहले से रिजर्व में पैसा रख के रख रहे हैं कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में कुछ हो जाए, कोई आपका अर्जेंट सिचुएशन आ गई, कोई लॉस हो जाए बिजनेस में, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डगमगानी नहीं चाहिए, है ना, डगमगाए नहीं, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, पहले से ही वो सोच के अभी से ही पैसा रिजर्व करके रख रहे हो। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल रिजर्व में रखा रहता है कि नहीं रखा रहता, ताकि क्या हो, पूरा पेट्रोल यदि खत्म हो गया तो गाड़ी तो भैया फिर रुक जाएगी ना, डगमगा जाएगी आपकी गाड़ी। इसीलिए हम उसमें भी रिजर्व का है, उसमें भी पेट्रोल रिजर्व होता है, ताकि यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो कम से कम 1-2 किलोमीटर गाड़ी चल जाए और कम से कम पेट्रोल पंप तक आप पहुंच जाओ। राइट, तो यही है रिजर्व का पर्पस, कि हम रिजर्व इसीलिए बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत तो रहे कि हम उसका सामना कर पाए। नहीं तो हमने बोला भैया पैसे ही नहीं है, अब तो ये क्या करें, अब तो लॉस हो गया, अब तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। लॉस है तब भी अपनी अभी से ही सिचुएशन को टाइट एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखो। क्लियर? और दूसरा इसका क्या है पर्पस, कि अनफोर्सीन लायबिलिटी और लॉस।
फ्यूचर में यदि मुझे लग रहा है यार कोई लॉस हो जाए, वो पक्का नहीं है होना, यदि मुझे लग रहा है, देखो कोई एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे जो हम रिजर्व बनाते हैं वो उन लॉस या उन लाइबिलिटीज के लिए बनाते हैं जिनका होना कोई श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, दोनों के 50-50% चांस हैं, हो भी जाए नहीं भी हो, दोनों केसेस पॉसिबल है ना। तो यदि मुझे लग रहा है फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस है, हो भी सकता है, या कोई ऐसी लाइबिलिटी है, हो भी सकती है, तो उसके लिए उसको मैं कैसे फेस करूंगी, उसके लिए मैं रिजर्व प्रिपेयर या रिजर्व अभी से बना के रखती हूँ। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? तो ये इसका पर्पस है। लेकिन यदि मैं प्रोविजन की बात करूं, सो इट इज मेड टू मीट नोन लायबिलिटी और कंटिजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। क्या मतलब हो गया कि देखो पहली बात, ये मैं उन लायबिलिटी या उन लॉस के लिए बना रही हूँ जिनका होना नहीं होना कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यदि होगी तो रिजर्व काम आ जाएगा, यदि नहीं हुई तो रिजर्व का पैसा सेव रहेगा, उसको मैं कहीं और लगा दूंगी, पहली बात। लेकिन प्रोविजन उन चीजों के लिए बनता है, उन एक्सपेंसेस उन लाइबिलिटीज के लिए जिनका होना तय है, 100% है कि भाई वो चीज तो होगी ही, वो एक्सपेंस होगा, वो लाइबिलिटी होगी, पर कितने की होगी वो अमाउंट मुझे कंफर्म नहीं पता। यहाँ तो लाइबिलिटी का होना नहीं होना ही कंफर्म नहीं है, पर यहाँ लाइबिलिटी और एक्सपेंस का होना तो कंफर्म है, पर उसका एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कोई लाइबिलिटी या कोई भी कंटिजेंसी लाइबिलिटी या मतलब कंटिजेंसी शब्द का ये मतलब होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 50-50% चांस। ठीक है, तो वही लाइबिलिटी वही एक्सपेंस जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वो यदि मुझे है तो उसके लिए रिजर्व बन रहा है। और यदि कोई ऐसी लाइबिलिटी एक्सपेंसेस है जो मुझे पता है 100% है ये तो हो गई, उसके लिए मैं प्रोविजन बना रही हूँ, पर कितने अमाउंट का होगा वो नहीं पता, अमाउंट मुझे श्योर नहीं है, होना श्योर है पर अमाउंट श्योर नहीं है। और यहाँ पे होना ही श्योर नहीं है तो अमाउंट तो कहाँ से ही श्योर होगा, यहाँ पे तो उनका होना ही श्योर नहीं है। यदि हो गया वो एक्सपेंस तो रिजर्व यूज होगा, नहीं हुआ तो रिजर्व कहीं और यूज हो जाएगा, और यहाँ तो होना ही है तो प्रोविजन तो उसी में ही यूज होगा, कितने अमाउंट का होगा वो कंफर्म नहीं होता है। तो उसके लिए आप एक अंदाजा लगा लेते हो, भैया हम बिजनेस के जो लोग होते हैं उनको काफी एक्सपीरियंस होता है, आपके मैनेजर हो गए या जो भी है बिजनेस के, काफी एक्सपीरियंस होता है उनको, तो वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मान लो टैक्स हर साल देना होता है टैक्स, पिछले अगर जैसे कंपनी 20 साल पुरानी है, कंपनी 20 साल से टैक्स दे रही है, पर हर साल एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं देती कि यार हर साल 2 लाख तो मतलब 2 लाख का ही टैक्स आएगा, 2 लाख के आसपास यदि आ रहा है तो वो उसी रेंज में आएगा, कभी 2 लाख, कभी 2,10,000, कभी 1,90,000, कभी 1,95,000, तो ऐसे करके मतलब 2 लाख के आसपास ही बनता है। तो हमें पता है पिछले 20 साल से हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके लगभग ही इस साल भी आएगा, तो मैंने एस्टीमेट बना लिया कि यार 2 लाख के लगभग आ रहे हैं, चलो एक काम करें 2,05,000 का हम एक प्रोविजन बना लेते हैं टैक्स के नाम से। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक प्रोविजन बना लिया, क्योंकि आपको अमाउंट श्योर नहीं है, हर साल टैक्स का कितना टैक्स है वो लाइबिलिटी आपकी चेंज होती है, कभी थोड़ा कम ज्यादा से टैक्स डिपेंड करता है वो आपके प्रॉफिट पे, और हर साल एग्जैक्ट प्रॉफिट भी नहीं होता ना, कभी कम कभी ज्यादा, तो जैसा प्रॉफिट जैसी इनकम वैसा कम ज्यादा टैक्स, तो टैक्स का होना तय है, श्योर है, वो लाइबिलिटी है वो श्योर है, पर उसका अमाउंट श्योर नहीं है कि कितना टैक्स आएगा। लेकिन हम प्रीवियस अपने ईयर्स के बेसिस पे एक एस्टीमेट बना लेते हैं कि यार हर साल 2,10 के हिसाब से हमारा टैक्स आ रहा है, 2,10,000 के हिसाब से, तो हमने सोचा चलो 2,05,000 का एक प्रोविजन बना लेते हैं, तो हम प्रोविजन बना लेते हैं। क्लियर, समझ आया? ऐसे ही प्रोविजन जो हम रिपेयर कराना ही है, मशीन रिपेयर 100% है, कराना है, वरना भैया खराब हो जाएगी, अब भी काम बंद हो जाएगा उसमें, रिपेयर कराना श्योर है, पर अभी से कैसे बता दूं कितने का रिपेयर होगा, भाई मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं, कोई भगवान थोड़ी हूं कि मैं अभी से बता दूं कि इसमें इतना खर्चा आएगा रिपेयर में, वो तो जब पता लगेगा, जब मशीन रिपेयर हो जाएगी फिर पता लगेगा कितने का बिल बन रहा है उसमें। ठीक है, तो होना श्योर है, रिपेयर कराना श्योर है, टैक्स पे करना श्योर है, पर अमाउंट श्योर नहीं है, तो उसके लिए हम एक अंदाजा, अब मशीन में कोई पहली बार तो रिपेयर करा नहीं रही हूँ, पिछले 5 साल पुरानी मशीन है, पिछले 5 साल से रिपेयर करा रही थी, तो हर साल 10-15 हजार के लगभग खर्चा आ रहा था मेरा, इस साल भी मैंने सोचा कि चलो 15 के लगभग आएगा, तो मैंने 15 का एक प्रोविजन बना दिया। समझ आ रहा है मीनिंग? क्लियर है? चलो फिर है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है। तो पहला यदि हम देखें, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैज प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड, यहाँ पर आपका प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होगा प्रॉफिट का ही, क्योंकि ये एक पार्ट है ना,
ये एक प्रॉफिट ही है, तो इससे प्रॉफिट आपका इफेक्ट नहीं करता है। ये आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, याद रखना डिफरेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है। ये सब आप फर्दर पढ़ोगे, फर्दर ये सब आगे आप पढ़ोगे। अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकली समझ लो कि यदि रिजर्व होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से डेबिट होता है। ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना। और आपके प्रॉफिट को ये अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि प्रॉफिट का ही पार्ट है। ऑन द अदर हैंड यदि प्रोविजन का बोलूं तो ये याद रखना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट होता है क्योंकि आप प्रॉफिट में से लेकर आ रहे हो और उससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। इससे आपका प्रॉफिट इफेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, सेव रखा है, वो आपका प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। रिजर्व इज लाइक का प्रॉफिट का ही पार्ट है। ये प्रॉफिट में से आपका माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने प्रॉफिट में से माइनस करा, जैसे कि आपने प्रोविजन में रखा, प्रोविजन जो बन रहा है वो प्रॉफिट में से पैसा माइनस करके प्रोविजन में आ रहा है, तो प्रोविजन में आया पैसा खर्च होगा। जैसे मैंने बोला कि मैं टैक्स प्रोविजन जो बना रही हूँ वो टैक्स के लिए बना रही हूँ, तो वो टैक्स में चला जाएगा वो पैसा। मैंने रिपेयर के लिए प्रोविजन बनाया तो वो प्रोविजन का पैसा रिपेयर में चला जाएगा, इसलिए वो प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट करते हैं क्योंकि वो एक खर्चा हो गया, एक एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। ऑन द अदर हैंड ये आप किसी ऐसे एक्सपेंस के लिए नहीं बना रहे हो, ये आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना रहे हो। कहीं आप अच्छी जगह उस पैसा को लगा रहे हो जिससे आपका डेवलपमेंट हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो, उस जगह पे इस पैसे को यूज कर रहे हो, इस अमाउंट को यूज कर रहे हो, इसलिए इससे प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर शो करते हो। क्लियर? तीसरा डिफरेंस। नाउ फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। यदि मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। आपने जो पैसा रिजर्व में रखा है, पहली प्राथमिकता तो यही है कि उस पैसे को यदि बिजनेस में जरूरत है तो पहले बिजनेस में ही खर्च करो, ठीक है। यदि अब जैसे मान लो बिजनेस में जरूरत है, बिजनेस जा रहा है घाटे में और आप पैसा बाहर लगाए जा रहे हो, क्या मतलब है? तो पहले रिजर्व में जो पैसा है, जो अमाउंट है, उसको पहले बिजनेस में लगाओ। यदि बिजनेस में जरूरत नहीं पड़ रही है, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। किसका? रिजर्व का अमाउंट, जो पैसा आपके पास, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि रिजर्व के अमाउंट को हम प्रोडक्टिव चीजों में लगा रहे हैं, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें प्रॉफिट हो, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, है ना, हम ग्रोथ करें, एक्सपांशन हो, डेवलपमेंट हो। इन सब के लिए हम अपने रिजर्व के अमाउंट को यूज करते हैं, ना कि कोई एक्सपेंस पे करने के लिए, कोई लाइबिलिटी जैसे कि टैक्स पे करना, रिपेयर कराना, या मशीन का डेप्रिसिएशन देना, जिसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाते हैं कि डेप्रिसिएशन में होने वाले खर्चे को हम अभी से जोड़ जोड़ के अपने प्रोविजन में रख लेते हैं, तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो रहा है आपका, राइट। तो ये आपके जो प्रोविजन का अमाउंट है, ये आपका जा रहा है एक्सपेंस के रूप में, लाइबिलिटी के रूप में, किसी ना किसी रूप में वो पैसा जा रहा है। पर ये पैसा आपका ऐसे ही छोटे मोटे एक्सपेंस लाइबिलिटी के लिए नहीं जाता, ये आप कहीं पे इन्वेस्ट करके कमाना चाह रहे हो ताकि आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो। इसलिए आप रिजर्व का अमाउंट यदि बिजनेस में नहीं लग रहा, जरूरी नहीं है, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है बिजनेस में, तो आप उसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दो, सो दैट कल को वो डबल होके आपको मिले, ठीक है। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो कि कल को पैसा डबल होके तो मिले। क्लियर? राइट। उसके बाद यदि हम देखें तो भैया प्रोविजन के पैसे को, प्रोविजन के अमाउंट को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैंने टैक्स का प्रोविजन बनाया है और यदि उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो मैं टैक्स कैसे भरूंगी फिर? बताओ, मैंने टैक्स के नाम से सेव करे थे और यदि मैं उसको बाहर लगा दूं कहीं तो टैक्स कैसे भरूंगी? यदि मैंने अपनी मशीन को डेप्रिसिएट करने के लिए, मशीन पे डेप्रिसिएशन देने के लिए प्रोविजन बनाया था और यदि उसको मैं वो पैसे को, वो अमाउंट को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं कंपनी में, तो इधर मशीन पे डेप्रिसिएशन कौन देगा? रिपेयर के लिए यदि प्रोविजन बनाया था और उसको इन्वेस्ट कर दूं तो इधर मशीन का रिपेयर कहां से कराऊंगी मैं? तो भैया प्रोविजन के अमाउंट को आप हाथ नहीं लगा सकते, उसको आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको अपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, अपनी लाइबिलिटीज को फेस करना है और भी जो भी लॉसेस हैं उनको फेस करना है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज के लिए बन रहा है आपका कि ये, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इस साल टैक्स पे करना है, मैंने सोचा यार 2-2 लाख रुपए के लगभग हर साल मैं टैक्स दे रही हूँ, तो मैंने सोचा यार इस साल भी देना है 2 लाख के, तो मैंने सोचा यार एकदम से लास्ट मोमेंट पे मुझसे यदि 2 लाख रुपए नहीं हो पाए तो मैं कहाँ से लाऊंगी? तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ,
अभी से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ना चालू कर देती हूँ। जिसे कहाँ जोड़ूंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स में जोड़ूंगी। तो अभी से थोड़ा थोड़ा जोड़ना चालू कर दिया, इससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट तक मेरे पास उतना पैसा जुड़ जाएगा, मैं आराम से दे दूंगी। तो वो पैसा वहां जाएगा, टैक्स की लाइबिलिटी के लिए चला जाएगा वो पैसा, उसको मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। पर रिजर्व के लिए ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्व का पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, पहले तो बिजनेस में देखो, यदि जरूरत है तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बिजनेस में ही लगाओ, बिजनेस में ही करो ट्राई कि यार बिजनेस में ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लेकर आए, नई नई जगह अपने बिजनेस में ही ग्रोथ करें, एक्सपांड करें अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस में ही डेवलपमेंट करें, वहां हम पैसे को लगाएं सो दैट अपनी ग्रोथ हो सके। पर यदि नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन इन्वेस्ट आउटसाइड द कंपनी एट एनीवेयर इन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर? जैसे कि दूसरी कंपनी का शेयर ले लिया, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए, लाइकवाइज। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस है। और देख लें, अगर अभी तक की चीजें समझ आई हैं तो जल्दी से लाइक शेयर करो, फटाफट से सभी को लाइक शेयर करना है। और एक चीज और बताऊंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आपको ये टॉपिक वाइज और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप जो पहले मैंने इनको डिटेल में समझाया वहां पे जरूर एक बार देखना, क्योंकि ये दोनों ही मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो डायरेक्टली डिफरेंस देखने की ट्राई मत करो, पहले इन दोनों को सेपरेट समझो, उसके बाद डिफरेंस देखना। ठीक है? तो इनका सेपरेट सेशन मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूं, जहां पे मैंने सेपरेटली आपको रिजर्व भी एक्सप्लेन करा और सेपरेटली प्रोविजन भी किया है, राइट? तो आप उनको भी देख के इनको सेपरेटली पहले कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। क्लियर? चलो लाइक शेयर करो, फिर आगे बढ़े। कर दिया सभी ने लाइक शेयर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो यदि मैं बांटने के हिसाब से देखूं, सो अनयूटिलाइज्ड पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट रिड्यूसेस डिविजिबल प्रॉफिट। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब समझे आप? इसका ये मतलब होता है कि जो आपका अनयूटिलाइज्ड पार्ट है, देखो पहले तो आप ना एक चीज और समझो, मैं आपको बताती हूं कि देखो होता क्या है। एक चीज और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो सपोज करो ये है आपकी इनकम, ये आपकी इनकम है, आपको इतना पैसा मिला है, इसमें से पहले आप अपने प्रोविजन को माइनस करोगे, है ना? इनकम हुई है, आपको है अच्छा प्रॉफिट हुआ है ना? आपने उसमें से पहले प्रोविजन को निकाल लिया, उस पैसे से जो आपको पैसा मिला है, जो इनकम रिसीव हुई है, उसमें से पहले आपने उसमें से अपने अपने प्रोविजन बना लिए। उसके बाद देन फाइनली आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता है ना? इसका मतलब क्या कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको प्रोविजन तो बनाने ही है, उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट पता लगेगा, राइट? जैसे कि मान लो इस केस में मैंने बोला कि हाँ आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको लॉस नहीं हुआ है, तो आपको जितनी भी इनकम हुई है, जितना भी आपको अमाउंट मिला है, जितना भी आपने इनकम रिसीव करी है, उसमें से पहले प्रोविजन बना लो, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है, जिस भी एक्सपेंस लाइबिलिटी के लिए बना रहे हो वो डेफिनेटली होगी, अकर करेगी। तो उसके लिए आपने पहले ही प्रोविजन बना लिया, उसके बाद आपको पता चला कि यार हमें जो प्रॉफिट है वो इतना हुआ है, अब हमें इतना प्रॉफिट मिला है प्रोविजन बनने के पहले, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आपको ये पहले ही माइनस कर लेना होता है, जितना भी पैसा हुआ है, जितना भी आपको इनकम रिसीव हुई है, पहले ही उसमें से प्रोविजन माइनस कर लो, उसके बाद आपको प्रॉफिट पता लगेगा। ठीक है? तो जो भी इनकम हुई थी पहले ही प्रोविजन माइनस कर दिया, फिर आपको प्रॉफिट पता लगा इतना हुआ है। अब इस प्रॉफिट में से रिजर्व चाहो तो बना लो, है ना? पहले ही नहीं बनाना है कि इनकम में से पहले ही रिजर्व बना लिया, नहीं, पहले इनकम में से प्रोविजन बनाओ, फिर प्रोविजन माइनस हो जाएगा, देन फाइनली आपको आपका पूरा प्रॉफिट पता लग जाएगा, जो ये है। अब आप चाहो तो इसमें से इतना पोर्शन क्या कर लो, आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, इतना अब आप रिजर्व में बना लो। पहले आपने प्रोविजन बना लिया, इनकम में से पहले प्रोविजन को माइनस कर दिया, फिर आपको टोटल आपका प्रॉफिट पता लग गया, अब इस प्रॉफिट में से आपने उतना रिजर्व बना लिया। समझ आया? क्लियर हुआ? तो अब बात क्या हो रही है कि यदि रिजर्व का कहीं यूज हो जाए तो कर लो, और यदि पूरा एक साल निकल गया, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, आपको रिजर्व की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, तो अब आप चाहो तो इस रिजर्व को अपने ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो भी आपके ओनर है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यदि रिजर्व नहीं भी बनता तो भी तो ये पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा था ना, तो भी यदि देखे तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही होना था। अब क्योंकि आपने से इसमें थोड़ा सा रिजर्व कर दिया था और इसको ही केवल डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहले की बात करूं तो पहले आपने रिजर्व बना लिया था और सिर्फ इतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना?
देखा जाए तो ये पूरा ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था, पर आपने सिर्फ इतना पोर्शन, कितना, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करा था और ये वाला नहीं करा था, रखा था रिजर्व करके, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो अब आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अब आप इसको भी बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये बटने ही था ना, ये तो प्रॉफिट तो बटने के लिए था, समझ आया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि अनयूटिलाइज्ड पार्ट, जो यूटिलाइज नहीं हुआ। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि रिजर्व का मान के चलो कि इतना पार्ट यूटिलाइज हो गया हो, इतना आपने कहीं पर लगा दिया हो, इतना लेकिन नहीं हुआ, तो अब इसको चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो यदि पूरा नहीं हुआ तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरे में से थोड़ा तो हो गया, थोड़ा बचा है तो वो बचा हुआ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए ही रहता है, राइट, क्लियर है, राइट। इससे होता क्या है, रिजर्व बनाने से आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो जाता है, हो गया ना, पहले ही पूरा होना था, पर रिजर्व बनने की वजह से अब सिर्फ इतना ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पहले, अब आपने बाद में देखा इतना बचा है तो उसको भी बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो वही लिखा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, इट रिड्यूस डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब आप इसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो गया था, अब यदि है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। ये है आपका रिजर्व का केस। अब यदि मैं प्रोविजन की बात करूं तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट डिविडेंड, इट रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट, इससे आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है। देखो ये जो मैंने बोला, इनकम में से जब प्रोविजन आप माइनस कर देते हो, क्योंकि आप जो भी इनकम होती है, क्योंकि प्रोविजन तो बनानी है ना, रिजर्व तो जब ही बनता है जब प्रॉफिट निकल के आता है, परंतु ये जो प्रोविजन है ये तो बनाना ही है, तो जब इनकम में से प्रोविजन माइनस करते हो तो आपको क्या मिलती है, आपको नेट प्रॉफिट मिलता है ना। जब आप अपने इनकम में से प्रोविजन को हटाते हो उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलता है ना। तो ये बाद में नेट प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, क्योंकि प्रोविजन के बाद नेट प्रॉफिट पता लग रहा है ना आपको, राइट। तो इसको आप प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है कि जिस मोटिव से आप प्रोविजन बना रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आप प्रोविजन टैक्स के लिए बना रहे हो, प्रोविजन आप रिपेयर के लिए बना रहे हो, प्रोविजन आप डेप्रिसिएशन के लिए बना रहे हो, तो एग्जैक्टली वो चीज होनी है, तो उस पैसे को आप वहीं खर्च करोगे ना, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट तो फिर टैक्स काहे में पे करोगे, मशीन पे रिपेयर कैसे कराओगे, राइट। तो जिसके लिए, जिस मोटिव से प्रोविजन बना है उसका होना तय है, उसका होना तय है, पर रिजर्व जिस मोटिव से बना है उसका होना तय नहीं होता है, वो श्योर नहीं है, राइट। तो इसलिए इसका होना तय है, तो ये पैसा तो भैया वहीं लगेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट पता लगता है, इनकम में से प्रोविजन माइनस करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट पता लगता है। और दूसरी बात ये हो गई है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा, क्लियर। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसमें तो आप इनकम में से इसको माइनस करोगे एंड देन ये जब चला जाएगा उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा, है ना। एक तरीके का खर्चा है ये, क्योंकि ये प्रोविजन आप एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी और लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी और लॉसेस के लिए बना रहे हो, दैट इज वाई ये आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है, राइट, क्लियर हुआ। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके डिफरेंसेस हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से आपका नेट प्रॉफिट कम हुआ ना। अब जैसे मान लो ये नहीं होते, ये प्रोविजंस नहीं होते, तो आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आता ना, यदि आपके प्रोविजन नहीं होते तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आता, पर क्योंकि इनकम में से प्रोविजन कट गए, इनकम में से प्रोविजन माइनस हो गए, मैंने ये माइनस किया है ना, इनकम में से प्रोविजन आपके लेस हो गए, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी इनकम हुई है 10,000 की, है ना, मेरी इनकम कितनी हुई है, मान के चलो 10,000 की मेरी इनकम हुई है, और यदि मैं इसमें से कोई प्रोविजन नहीं बनाऊंगी तो मेरा बाकी के सब कुछ करने के बाद, मान लो अभी हम सिर्फ नेट प्रोविजन को ही देख रहे हैं, बाकी अपन को खर्चे अर्चे अपन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ यही देख रहे हैं कि यदि इनकम 10,000 है और यदि कोई प्रोविजन नहीं बनना तो मेरा नेट प्रॉफिट भी 10,000 ही रहेगा, है ना। और लेकिन यदि मुझे प्रोविजन बनाना है, मैंने बोला कि यार मुझे 5,000 प्रोविजन में डालने हैं, तो अब मैं 5,000 कर दूंगी, तो इससे क्या होगा, मेरा जो एनपी मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो कम आएगा, वो सिर्फ 5,000 आएगा, क्लियर। तो प्रोविजन के क्रिएट करने से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि इनकम में से माइनस हो गया इसलिए ये कम आएगा,
क्लियर, समझ आया? चलिए, नाउ नेक्स्ट है आपका कंपल्शन एंड प्रूडेंस। कंपल्शन मतलब कितना कंपल्सरी है ना, उसको अब हम देखते हैं। सो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट। तो कंपल्शन मतलब इसको बनाना कंपलसरी है कि नहीं। और प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट से देखें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस आपसे ये कहता है कि यदि बिजनेस में आपको लग रहा है कि कोई लॉस या कोई एक्सपेंस या कोई मुझे खर्चा या कोई लाइबिलिटी होने वाली है, तो आज से ही उसके लिए पैसा जोड़ना चालू कर दो, आज से ही तैयारी कर लो। जैसे मैंने बोला कि यार अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, मुझे पता है फाइनेंशियल ईयर एंड होगा और मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तय है ये, तो मुझे भरना पड़ेगा टैक्स, तो मैं आज से ही उसके लिए पैसा जोड़ना चालू कर दूं। तो मुझे यदि पता है अभी तो 1 साल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, पर उसके एंड होते होते मुझे टैक्स पे करना है, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे मशीन पर रिपेयर कराना है, तो आज से ही, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक्सपेंस है, वो लाइबिलिटी अराइज करेगी, तो क्यों ना मैं आज से ही उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर दूं। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, आज से ही पैसा प्रोविजन में जोड़ना चालू कर दूंगी। क्लियर है ना। और लेकिन यदि मुझे लग रहा है कि यार मुझे कोई इनकम होने वाली है, कोई मेरे को गेन होने वाला है, तो उसके लिए मैं आज से खुश नहीं होंगी। जब तक वो एग्जैक्टली हो नहीं जाएगा तब तक मैं खुश नहीं होंगी। लॉस है, कोई लाइबिलिटी है, आज से ही तैयारी कर लो, बिल्कुल सावधान हो जाओ। कोई गेन इनकम के चांसेस हैं, बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है। आज से ही मत सोचो कि उस इनकम को कहाँ खर्च करेंगे, होने तो दो, आने तो दो पहले, फिर बाद में सोचना। अभी से इतना प्लान करने की जरूरत नहीं है कि अरे वाह इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, चलो कहाँ खर्च करेंगे। नहीं, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक खर्च नहीं करोगे। ये आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, याद रखना इसको, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो रिजर्व है वो आप काय में से क्रिएट कर रहे हो, प्रॉफिट में से क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि मैंने बोला टैक्स देना है, भैया देना है, लीगल है वो, है ना, टैक्स देना है वो लीगल है, तो आप आज से ही उसके लिए तैयारी। एक मिनट, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ एक मिनट, ये टैक्स का नहीं है, सॉरी, ये प्रोविजन का पॉइंट मैंने समझा, प्रोविजन का वहां लिखा है, मुझे लगा ये प्रोविजन है, रुको रुको। हाँ, तो रिजर्व हम बना रहे हैं काय में से, प्रॉफिट में से, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है। कई बार आपको ये लीगल भी रहता है कि थोड़ा बहुत पैसा तो आपको रिजर्व में रखना ही पड़ता है, वो लीगल है, एकदम आप खाली नहीं बैठ सकते, थोड़ा बहुत पैसा तो रिजर्व में रखना कंपलसरी होता है, राइट। तो ये आपका लीगल है कि आप प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा तो सेव करके रखो। क्लियर है, समझ आया। तो वही मैं कह रही हूं कि प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट से कि आपको मालूम है कोई भी लॉस है, कोई भी चीजें हैं, है ना, वो एग्जैक्ट है यदि, तो वो आपका फिर वो उसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो। लेकिन यदि वो जो मैंने पॉइंट पहले बोला था वो प्रोविजन के लिए था, ठीक है, जो मैंने पहले जो चीज बोली थी वो प्रोविजन के लिए थी, परंतु यहाँ यदि हम देखें, सो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व हम प्रॉफिट के पार्ट से क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा हम लेकर आते हैं और अपना रिजर्व क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लीगल है, क्योंकि ये लीगल है। और ये कई तरीकों से, मतलब कंपनीज एक्ट में भी कई बार कहा जाता है कि भाई कुछ कंपनीज में लीगल होता है, या फिर उनको बोला जाता है कि आप इसको इतना रिजर्व आप रख के रखो, इतना रिजर्व तो कंपनी में होना चाहिए। ऑन द अदर एंड यदि हम प्रोविजन की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रोविजन की, सो इट इज मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस। तो वो जो मैंने प्रूडेंस वाली बात बोली थी ना आपको, वो यहाँ पे फॉलो होती है, जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था लॉस वाला और लाइबिलिटी, कि यदि लॉस और लाइबिलिटी है आज से ही तैयारी करने लग जाओ, वो हम यहाँ प्रोविजन बना के करते हैं, है ना, क्योंकि हमें एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, वो ये कहता है, प्रूडेंस का प्रिंसिपल, कि यदि आपको कोई लॉस या लाइबिलिटी के चांसेस लग रहे हैं, आज से ही तैयारी करो, आज से ही पैसा जोड़ना चालू कर दो, आज से ही प्रोविजन बना लो। और यदि कोई इनकम गेन का चांस लग रहा है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप जब होगा तब के तब देखेंगे। पर लॉस या लाइबिलिटी के केस में ऐसा नहीं सोचना कि जब होगा तब का तब देखेंगे, नहीं, आज से ही शुरू करो। टैक्स है अगले साल, मतलब इस साल लास्ट में देना है, आज से ही चालू करो, आज से ही उसके लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दो, आज से ही प्रोविजन बना लो। क्लियर। तो वो जो ये बात है वो इस पर्टिकुलर प्रोविजन पर होती है अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। रिजर्व में भी सेम वही है आपका प्रिंसिपल, पर यहाँ पर आपके वो लाइबिलिटी एक्सपेंस का होना तय नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, वो कंटिंजेंसी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी आप चाहो तो रिजर्व में रख सकते हो अमाउंट। क्लियर, समझ आया। चलो उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन। सो अ रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो ये जो रिजर्व है आपका बैलेंस शीट में हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड पर। क्यों करते हैं?
आप तो बोलोगे मैम ये तो पैसा है हमारे पास, ये तो एसेट होना चाहिए ना, ये तो हमारे लिए एसेट होना चाहिए, पर नहीं, क्यों होना चाहिए? एसेट नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया सबसे पहली बात कि ये जो आपका रिजर्व है, ये जो आपका रिजर्व है, ये किसका पार्ट है? आपके प्रॉफिट का पार्ट है, ये आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज में हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल, कैपिटल में आपका ऐड होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का ही एक पार्ट है क्या? प्रॉफिट का पार्ट है रिजर्व, है ना। इस वजह से, क्योंकि रिजर्व आपके प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल लायबिलिटी साइड पर शो होती है, यही कारण है कि रिजर्व को भी आप लायबिलिटी साइड पर ही शो करोगे, है ना। लायबिलिटी में कैपिटल होती है, कैपिटल भी मतलब अमाउंट। अब आपके पास ये बर्डन है कि भैया इसको सही जगह लगाना है, ये ओनर ने दी है, ये कैपिटल, ये ओनर का पैसा है, तो कंपनी के लिए वो बर्डन है। ये जो रिजर्व है ये प्रॉफिट का हिस्सा है, ये भी कंपनी के लिए बर्डन है कि इसको सही जगह लगाना है, ये प्रॉफिट किसी दूसरे का है, ये प्रॉफिट भी ओनर का है, जिसे हम यूटिलाइज करके इसे क्या करेंगे? इससे बेनिफिट लेकर आएंगे या इससे कंपनी में कुछ नया करेंगे, राइट। तो इसीलिए रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल लायबिलिटी साइड पर आती है, इसीलिए रिजर्व को भी आप लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करोगे, राइट। उसके बाद यदि प्रोविजन की बात करें, सो इट इज शोन ईदर एज अ लायबिलिटी अंडर द हेड करेंट लायबिलिटी। हाँ, एक मिनट, हेड और देख लो, इसको हम रिजर्व एंड सरप्लसेस के हेड से रिकॉर्ड करते हैं। और इसको हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? या तो लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है हमारे लिए। करंट क्यों है? क्योंकि ये 1 साल के लिए बनता है प्रोविजन, उससे ज्यादा का नहीं बनता। और कोई भी लायबिलिटी यदि वो 1 साल की है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है। प्रोविजन 1 साल के अंदर अंदर का रहता है, जैसे कि टैक्स पे प्रोविजन 1 साल हो जाएगा, अमाउंट दे दूंगी, फिर अगले साल फिर टैक्स देना है, फिर उसका नया प्रोविजन। तो ये जो लायबिलिटी है जिसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो, ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर की हैं, इसलिए इनको करंट लायबिलिटीज के लिए हम बनाते हैं, राइट। उसके बाद और एज ए डिडक्शन फ्रॉम द एसेट, या तो एसेट में से डिडक्ट करते हैं या फिर अपनी करंट लायबिलिटीज में से हम इसको शो करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें या तो आप लायबिलिटीज के साइड पर क्या लिखोगे? करंट लायबिलिटी लिखोगे, है ना, और इसके अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखोगे? प्रोविजन। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा तरीका आपका होता है एसेट में से डिडक्ट भी कर सकते हो। एसेट में से डिडक्ट कर कैसे कर सकते हैं? कुछ एसेट होते हैं जिनके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जैसे कि डेटर्स हो गए आपके, ठीक है। तो डेटर्स के लिए अपन बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आप प्रोविजन बनाते हो, जैसे कि मैंने बोला कि आपके डेटर, है ना। डेटर कौन होते हैं भैया? जिनसे आपको पैसा लेना है, जिनसे आपको पैसा लेना है। अब आपको है भैया थोड़ा डर कि यार पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। आपको लग रहा है कि यार क्या पता पैसा मिलेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके डेटर है पूरे 50,000 के, टोटल 50,000 के हैं, पर आपको इनमें से ये डर है कि यार इनमें से जो 10,000 के डेटर्स हैं वो मुझे लग रहा है पैसा नहीं देंगे, है ना। मुझे क्या लग रहा है? वो डाउटफुल डेथ है मेरे लिए, तो मैं उसको मैं क्या बना रही हूँ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, ठीक है। तो मैं अपने उन डेटर्स के लिए जिन पर मेरे को शक है कि यार ये पैसा देंगे नहीं, तो उनके लिए मैं अभी से ही प्रोविजन में बना के रख रही हूँ। कितने का? 10,000 का। अभी से ही मैं 10,000 का प्रोविजन बनाऊंगी और डेटर्स में से वो प्रोविजन को माइनस करूंगी, तो अब मेरे पास डेटर्स केवल 40,000 के लगेंगे मुझे, ठीक है। केवल 40,000 के रहेंगे, थे तो 50 के, पर उसमें से 10,000 का मुझे डर है कि ये पैसा नहीं देंगे, तो मैंने उनका पहले ही प्रोविजन बना के रख लिया। पहले ही वो पैसा मैंने अपना थोड़ा थोड़ा जोड़ लिया कि यार 10,000 कल को नहीं मिले तो कम से कम मेरे पास रहेगा तो कि 10,000 अभी हैं। तो इस वजह से यदि मैंने किसी एसेट के लिए प्रोविजन बनाया तो उसको उस एसेट में से मैं माइनस करूंगी। डेटर एसेट है तो उस एसेट में से मैंने प्रोविजन माइनस करा है, क्योंकि 50 में से 10,000 का मेरे को शक है कि वो पैसे नहीं देंगे, तो अब फाइनली डेटर्स मेरे पास 40,000 के आ गए, है ना। समझ में आया? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एसेट, दूसरे एसेट के लिए भी प्रोविजन बनाया है तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वही डिफरेंस है इसमें कि इसको हम या तो करंट लायबिलिटी से शो करेंगे या फिर
डिडक्ट करते हैं अपने एसेट में से, जो मैंने अभी बताया है ना, या तो करंट लायबिलिटी देखो, या तो किसी एसेट के लिए बना है तो एसेट में से डिडक्ट होगा, या फिर ये करंट लायबिलिटी में आप प्रोविजन को शो करोगे। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को, है ना? तो ये आपके क्या हो गए हैं, डिफरेंसेस हो गए हैं किन के बीच में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन के बीच में। समझ आया? हाँ, एक पॉइंट आपका ये प्रूडेंस वाला था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी फ्रेम होते हैं। ये वैसे तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला ही पॉइंट था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये चीजें ना एजर्शन रीजन में पूछी जाती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके में, मैंने आपको बहुत नॉर्मल से समझाया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। रटना नहीं है इनको, सिर्फ समझना है। समझ में आ जाएगा तो आप आराम से आंसर लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, है ना? तो ये एक प्रूडेंस वाला इंपॉर्टेंट था, और वो जो पहला पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट था, राइट? ये वाला समझ आ गया था ना सभी को कि प्रूडेंस का प्रिंसिपल, ये प्रोविजन का मैं बताऊं यदि, तो यहाँ पे प्रूडेंस का प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है वो यही कहता है कि लॉस और एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि ये होंगे, उनके लिए आज से ही रेडी रहो, आज से ही तैयार करो अपने आप को, और आज से ही प्रोविजन बनाना चालू कर दो। लेकिन यदि कहीं इनकम और गेन के चांसेस है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी से ही मत सोचो कि उस इनकम को कहाँ खर्च करेंगे हम, अभी से उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, है ना? ये आपका प्रोविजन इसीलिए इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर हम अभी से ही जो टैक्स की लाइबिलिटी है या रिपेयर का जो अपना एक्सपेंस है, इनके लिए अभी से ही अपन प्रोविजन में पैसा जमा करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी सेम यही कहता है, जिसमें हम प्रॉफिट में से अपना रिजर्व करके रखते हैं, फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी हो जाए तो। कंटिंजेंसी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो कंफर्म नहीं है, कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसा एक्सपेंस जो कंफर्म नहीं है। यहाँ पर लॉस और एक्सपेंस होना कंफर्म है, भले अमाउंट कंफर्म नहीं है पर होगा वो कंफर्म है। यहाँ पे लॉस और एक्सपेंस का होना ही कंफर्म नहीं है, राइट? तो ये हम प्रॉफिट में से बना रहे हैं, और ये एक लीगल है, कोई इलीगल चीज नहीं है, ये लीगल है जो हम प्रॉफिट में से बना रहे हैं, सो दैट अपनी फ्यूचर के जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको हम फेस कर सके और अपनी रिस्क को अवॉइड कर सके। क्लियर? समझ आया? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इज इट क्लियर? समझ आया? और हाँ, ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला पॉइंट और है कि ये आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी है कि यार कई बार कंपनी में बिल्कुल कंपनी जीरो बैलेंस पे तो रहेगी नहीं, थोड़ा बहुत पैसा तो कंपनी के पास भी रिजर्व में रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको यदि हुआ है प्रॉफिट, तो पूरा प्रॉफिट नहीं बांटो यार, पूरा प्रॉफिट बांट दोगे तो कंपनी के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए थोड़ा भले बांट दो पर थोड़ा सा रिजर्व में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, जरूरत नहीं पड़ी तो भले बाद में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पर फिर भी पूरा प्रॉफिट नहीं बांटना है, थोड़ा तो रिजर्व में रखना है। क्लियर? सो दीज आर दी डिफरेंस। आई होप गाइज आप लोगों को अब जो कंफ्यूजन हो रही थी रिजर्व्स में, प्रोविजंस में, अब वो क्लियर हो गई होगी। और यदि अभी भी आपने मीनिंग वाला चैप्टर, मेरा जो वीडियो है या जो मीनिंग, जहां पे मैंने आपको रिजर्व का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और प्रोविजन का मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, वो भी आप ही से रिलेटेड, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज एक बार वहां जाके और चेक करना, उसको जरूर देखना, तो आपको और अच्छे से दोनों का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डिफरेंस और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली डिफरेंस देखते हैं ना तो इतने जल्दी नहीं समझ आता है, डायरेक्टली किसी चीज का डिफरेंस देखोगे तो नहीं समझ आएगा। पहले इसको डिटेल में जानो, फिर इसको डिटेल में जानो, फिर आराम से दोनों में कंपैरिजन करोगे तो आराम से बन जाएगा। क्लियर? राइट? तो चलिए, यदि सेशन पसंद आया हो तो गाइज लाइक शेयर जरूर कर देना, सभी को करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट? तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्या कर दें, लाइक शेयर जरूर करें, राइट? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप गाइज यू एंजॉय, आपने काफी कुछ सीखा होगा और आई होप काफी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे रिजर्व्स एंड प्रोविजन के। सो इफ यू लाइक द सेशन, यदि पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा और यदि कुछ सीखा तो जरूर से लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स हम आपको यहीं से क्या प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एक यही ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आपको हम सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन हम आपको वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारे कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जाके सर्च करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, बस जाके एक बार चेक करना है। उसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस जाके क्या करें, हमारे
जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको चेक करना है और मोबाइल आपको डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो अपनी लर्निंग को इफेक्टिव और भी इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट, जिसके लिए लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस आपको जाके चेक करना है और आप आराम से अवेल भी कर सकते हो। फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, कुछ नई चीजों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।